नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर चतरा से, जहां मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए अवैध शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब फैक्ट्री का खुलासा सदर थाना पुलिस ने ऊंटा मोड़ के पास किया है। मौके से पुलिस ने 43 पेटी में बंद 1032 बोतल नकली अंग्रेजी शराब, 5 बड़े जार, 500 पीस बोतल का ढक्कन, 50 खाली बोतल और स्टिकर बरामद किया है। अवैध शराब फैक्ट्री में नकली शराब की बोतलों पर असली टैग लगाकर होली में बिहार खपाने की योजना थी, जिसे समय रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया। लगा हुआ नल, बोतल, ढक्कन, 500 खाली बोतल, एक बोलेरो जो बगल में आप देख सकते हैं, बड़ा सा ड्रम, स्टिकर, वीवो कंपनी का मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक चीज़ें वहां से बरामद हुई हैं। साथ में इनके साथ में दिनेश्वर दांगी जो इसके मेन है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज। वहीं जमशेदपुर ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खेप को जब्त किया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने जुगसलाई में विकास रोडवेज के गोदाम में छापेमारी की है। जब्त इंजेक्शन को जांच के लिए भारत सरकार के लैब में भेजने की तैयारी है। विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि पटना से जमशेदपुर प्रतिबंधित दवाओं का खेप आ रहा है और इस सूचना के तहत कार्रवाई की गई और 17 कार्टन प्रतिबंधित इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन बरामद किया गया। विभाग के इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर के दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गई है। यहाँ विकास रोडवेज में आए और ट्रांसपोर्ट में ये लोग को चेक करने के बाद फिर हम लोगों को जो है यहाँ पे 17 बड़ा कार्टन जो होता है उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिला। वो 4 टाइप का ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिला जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध किया हुआ है। इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल दोनों ही प्रतिबंधित है। इसका बनाना और बेचना दोनों ही अवैध माना जाएगा। तो इसमें जो हम लोग अभी 17 पैकेट मिला है, इसको हम लोग जब्ती कर रहे हैं और इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये जो है किसने वहाँ से बुक किया और यहाँ जमशेदपुर में किन का वो दवा है। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आजसू सहित विभिन्न संगठनों का कल विधानसभा घेराव है। प्रशासन ने एहतियातन कई सारे कदम उठाए हैं। शहर के 4 मैदानों में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रभात तारा, हरमू, अरगोड़ा, शहीद मैदान में धारा 144 लागू रहेगी। धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली पर रोक रहेगी। लाठी डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलने पर रोक लगा दी गई है। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आजसू की तरफ से पहले ही इस बात को लेकर घोषणा कर दी गई थी कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ऐसे में पहले से ही पुलिस महकमे में पूरी तैयारी की गई है। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार है और 4 अलग अलग मैदानों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जमशेदपुर के साकची बाजार में कपड़ा दुकान के कर्मचारियों ने दुकान के सामने फुटपाथ पर दुकान लगाए दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार से किसी बात की कहासुनी के बाद डंडे से पिटाई कर घायल कर दिया गया। घायल आशीष मजूमदार वर्षों से साकची बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। आशीष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके पॉकेट से 1500 रुपए और सोने की चेन छीन ली है। इधर घटना की सूचना मिलने पर साकची थाना की पुलिस पहुंची और मारपीट करने वाली 2 आरोपियों को थाना ले गए। अरे आपस में ये लोग कपड़ा बेचने के पुराना फुटपाथ पर अपना थोड़ा बहुत बेचता है। गरीब आदमी है, धुइयाडी के रहने वाला है और दरभंगा डेयरी के बगल में उस सेठ जी जींस पैंट का दुकान है बड़ा वाला, उसी का स्टाफ गुड्डू नाम करके व्यक्ति है, उसी से मारपीट डंडा द्वारा मारपीट किया गया है। जिससे हमको मालूम हुआ, जो हम पहुंचे तो खून बहता हुआ था, उठा के लाए, एमजीएम में भर्ती कर दिए। वहीं दुमका में कांग्रेस का प्रमंडलीय सम्मेलन संवाद हुआ। संवाद में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करना है। इसके साथ ही सदस्यता अभियान पर भी जोर देना है। प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि सदस्यता अभियान के द्वारा पार्टी के सिद्धांतों से लोगों को अवगत कराना है।
इन 3 दिन के चिंतन और मंथन के बाद जो सार निकला है, जो दिशा निर्देश से प्राप्त हुआ है, वो अधूरा रह जाएगा अगर वो हम जिला स्तरीय, प्रखंडीय स्तरीय और बूथ स्तर तक के ना ही सिर्फ हमारी पेरेंट बॉडी, लेकिन हर एक वो पदाधिकारी और कार्यकर्ता तक अगर ये संदेश और ये प्रोग्राम अगर हम पहुंचाने में सफल हुए। वहीं धनबाद के कतरास में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की काफिले के सामने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और बागमारा विधायक ढुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया। दरअसल राहुल चौक के बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के स्वागत के लिए खड़े थे और इसी दरमियान स्वास्थ्य मंत्री का काफिला आ रहा था। सायरन को सुन बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का ही काफिला है, जिसके बाद इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता काफिले की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही काफिला नजदीक आया तो देखा गया कि स्वास्थ्य मंत्री वाहन में बैठे हुए हैं। गलतफहमी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का भीड़ फूल माला लेकर आगे बढ़ गई। जब कार्यकर्ताओं को गलती का एहसास हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल तथा स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो के लिए नारेबाजी करने लगे। इस बीच मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए मंत्री के वाहन को भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुराते हुए हाथ निकाल सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया। और बड़ी खबर पड़ोसी राज्य बिहार से आपको बता रहे हैं। भागलपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्लास्ट के बाद से प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने अवैध पटाखा निर्माण को पूरी तरह से खत्म करने के आदेश दिए हैं। सभी थाना अध्यक्ष को एसएसपी बाबूराम ने यह आदेश दे डाला है कि बारूद सप्लाई, पटाखा निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां अवैध पटाखा निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और ऐसा जो लोग भी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोरहाबादी के दुकानदारों ने नगर निगम पर आपसी विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है। बीते महीने रांची के मोरहाबादी में गोलीबारी के दौरान करीब 300 दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया था। दुकान लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी की गई, जिसमें 7 दिन के अंदर उस इलाके में दुकान वापस से खोलने का आदेश दिया गया। दुकानदारों के मुताबिक अभी हाईकोर्ट ने मोरहाबादी में 2 जगहों को दुकानों के लिए निर्धारित किया है, जिसमें से एक जगह पर करीब 20 साल से सब्जी विक्रेता अपना बाजार लगाते आ रहे हैं और जैसे ही उन्हें वहां से हटाए जाने की भनक लगी, वो आक्रोश में विरोध करने लगे। उनका कहना है कि एक घर को उजाड़ के दूसरा घर बसाना आखिर कितना जायज है। अभी हम लोग एमटीएस जो है टावर, वो वाला स्थल पे हम लोग गए थे। वहाँ पे जितने सब्जी विक्रेता हैं उनका कहना है कि यहाँ पे हम लोग सालों भर दुकानें लगाते हैं, सब्जी की दुकानें लगाते हैं और 2 दिन यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता है। ऐसी परिस्थिति में अगर इनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो गलत बात है। देखिए, एक घर तोड़ के दूसरा घर बसाना हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब देख रेख प्रशासन और नगर निगम की टीम की काम है। वो ज़्यादा तक अपना काम को फाइनल करके हम लोगों को जगह चिन्हित करे, हम लोगों को हैंडओवर सही जगह दे। अभी तक तो कुछ ही फाइनल नहीं हुआ। हम लोग के ऊपर इतना दबाव है, इतना कर्ज है, हम लोग कैसे उतारेंगे? हम लोग तो आज खुलवा देगा दुकान, कल खुलवा देगा, कर्जे पे कर्जा ले लेके घर चला रहे। स्थिति तो सच में हम लोग का बहुत गड़बड़ा है कि हम लोग को आके अपने सामने में रह के सारा दुकान लगवा दे और लगवा के खुद ही खुलवा दे, हम लोग को आपस में लड़ाई ना करवाए। कि हम चाह रहे हैं कि लोग नगर निगम वाला वो लोग का दुकान दिया, जहाँ वो लोग का जब भूमि पूजन हुआ तहाँ। अब यहाँ हम लोग का नगर निगम हम लोग के यहाँ बसाया है, खुद नगर निगम लोग कि सब्जी मंडी इधर लगेगा, तो हम लोग जो स्थानीय वो दिया हम लोग का, वही हम लोग प्राप्त किए हैं। बोले हैं कि अभी हम लोग जब आएगा नगर निगम तब सोचेंगे, हम लोग इधर से नहीं हटेंगे। हाँ, अभी तक हम लोग को कुछ बोला नहीं गया। हम लोग का बहुत पुराना दुकान है, हम यहाँ से दुकान नहीं हटाएंगे, समझे ना। ये बहुत पुराना दुकान है ना, 50 साल से कोई नहीं था यहाँ पर गुमटी, उस समय गुमटी लगा हुआ था। जो 5 साल से आया है वो बैठा है, उसको यहाँ पर आप दे दीजिएगा और हम यहाँ से चल जाए।
और गुमला की कई प्रखंडों में आधार कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसा वसूला जा रहा है। डुमरी परिसर में आधार कार्ड अपडेट कराने वालों से एक 100 रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। जब इस संबंध में आधार कार्ड बनाने वाले महिला ऑपरेटर से बातचीत की गई तो पहले तो उसने किसी भी प्रकार के पैसे लेने से साफ इनकार किया, लेकिन मौके पर एक लाभुक के द्वारा आधार अपडेट कराने में 100 रुपए देने की बात कही गई। तब महिला ऑपरेटर ने बताया कि ऑफिस चार्ज के लिए 100 रुपए लिया जा रहा है, जबकि पैसे का कोई पर्ची नहीं दी जा रही। करवा रहे अपडेट करवा रहे थे और ज्यादा पैसे तो फिर क्या बोला, एक बच्चा का 100 रुपया लगेगा। हाँ। किसका बनवाए? क्या नाम है? अनीस बखला। या तो आधार कार्ड बनवाए 100 रुपया लगा मेरा। हाँ? सांडला बखला ब्लॉक के अंदर बनवाए 100 रुपया लगा। परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर है, यहाँ लोगों से पैसा लिया जा रहा है, तो ये शिकायत कभी भी हम लोगों के पास नहीं किया गया है। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित रहती हूँ, मेरे सारे कर्मी उपस्थित रहते हैं, किन्हीं के पास भी कभी ये शिकायत नहीं की गई कि पैसा लिया जा रहा है। और जो स्थायी पंजीकरण केंद्र है जो हमारे प्रखंड कार्यालय में, वो बिल्कुल सरकारी है, वो लोगों के लिए है, वो मुफ्त है, उसमें किसी प्रकार का फीस लेने का कोई प्रावधान। और खबर गोड्डा से, जहां महागामा के गढ़ी गांव का बौधा आलम और उसका परिवार मुफलिसी की जिंदगी जी रहा। बौधा आलम के घर में 2 दिव्यांग है, एक वह खुद और एक उसकी बहन। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। इसके बावजूद पिछले 6 महीने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उनके घर पर एक बूढ़ी मां है जिसका वृद्धा पेंशन भी बंद है। बौधा आलम की मां ने बताया कि पिछले 6 महीने से उन्हें किसी भी तरह का पेंशन नहीं मिला है। वहीं दोनों दिव्यांगों को भी दिव्यांग पेंशन नहीं मिलता है। 6 महीना से नहीं मिला हुआ। 6 महीना से नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, और क्या क्या परेशानी है? और परेशानी, घर भंगा है, घर चोर है। इसी में रहते हो? हाँ, कभी मुखिया जी से बोले नहीं कि बनवा दीजिए? हम बोला था, और मुखिया बोला कि आएगा, कहा अब आएगा तो पता नहीं है कभी आएगा। बेटा के विकलांग पेंशन मिले छो? हेकरो मिले जा, हेकरो रुकी जाए। कतो दिनों से रुकलो छो? हेकरो रुकलो जन तो सर हम जाकर आए लो पैसा, अब फिर रुकलो जाता है। और पूर्वी सिंहभूम के पटमदा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके के गांव की महिलाएं घर पर ही कुटीर उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बन गई है। इस रोजगार से जो आमदनी होती है उनसे उनका घर का खर्चा चलता है। ये महिलाएं नाबार्ड से प्रशिक्षण लेने के बाद समूह बनाकर रोजगार से जुड़ी हैं। सोलर लाइट का हमने किया है, जो धूप से चार्जिंग होती है, और ये हम लोग खुद अपना हाथों से बनाए हैं। अलग अलग पार्ट आता है और हम लोग अपने हाथ से इसको एक एक पार्ट जोड़ते हैं और इसको बिक्री करते हैं। ट्रेनिंग नाबार्ड से लिए हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिस किए 2-3 महीना। उसके बाद हम लोग पार्ट पुर्जा हम लोग कलकत्ता से मंगाते हैं लोन लेके, और अपना सभी महिला ग्रुप में ही बनाते हैं। हाँ होता है सर, हम लोग बाजार में एक दुकान ले लिए हैं, वीडियो सब हम लोग को दुकान भी दिए हैं। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है उनके स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के कारण जो रोजगार वर्धक हो, आप कहीं देखिएगा कि महिलाओं को हमने सोलर लाइट बनाने का प्रशिक्षण दिया राजनगर में। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हल्दी की अच्छी खेती होती है, यहाँ पे मिर्च की अच्छी खेती होती है। और गोड्डा के कई शिवालयों में आज भक्तों की लंबी कतार लग गई। लोगों की भीड़ इस वजह से बढ़ गई क्योंकि शिवलिंग और नंदी की पत्थर की मूर्ति जल पीने की बात सामने आई। दरअसल गोड्डा के विसाहा पंचायत के मसूदूनपुर गांव और बसंत राय के शिवालय में मंदिरों में पत्थर की मूर्ति जल ग्रहण करती नजर आई। मंदिरों में लगे पत्थर की मूर्ति को जब भक्तों द्वारा चम्मच या कटोरी से जल पिलाया जाने लगा तो वो जल जैसे इंसान पीते हैं वैसे खत्म होने लगा। इसे देख मंदिरों में लोगों की भीड़ बढ़ने लग गए और श्रद्धालु आस्था के साथ मंदिर पहुंचने लग गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है। मतलब
जल जब देते हैं तो वो जल ग्रहण कर लेता है। ये किस टाइम से हो रहा है? अभी भी पी रहा है? अभी नहीं पी रहा है। आप भी जल ग्रहण करवाए क्या? पी लिया है जल? कितने लोग पिलाए होंगे? बहुत लोग पी रहा है। अभी जो जल दिए बाबा को तो जल ग्रहण किए हैं? किसका किसका किए हैं? किस टाइम से पिला रहे हैं? हाथ से, चम्मच से। और धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। विवाह समारोह में 31 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। बैंड बाजा और आतिशबाजी के बीच 31 वाहनों में सभी 31 दूल्हे की एक साथ बारात निकाली गई। बारात के वापस आने के बाद गोल्फ ग्राउंड में संधि मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसके बाद दूल्हा दुल्हन के बीच जयमाल कराया गया। वहीं रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर का 22वां स्थापना दिवस बड़ी ही भव्य तरीके से मनाया गया। मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भुरकुंडा समेत आसपास के गांव के सैकड़ों लोग जुटे। मंदिर को भव्य आकर्षक लाइटों से सजाया गया। और देवघर के कमलकांत नरोनी स्टेडियम में 21वें झारखंड राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के विजेता 28 मार्च को उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने जा रहे पैरा एथलेटिक्स में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में दिव्यांगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। खिलाड़ियों का कहना है इस तरह के आयोजन में उन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलता है और आज इन लोगों ने ये साबित भी किया कि वे किसी से भी कम नहीं। इसमें पूरे झारखंड के सभी जिलों से प्रतिभागियों ने है जो अपना पार्टिसिपेशन किया है और इसी प्रतियोगिता के आधार पर आगामी 28 मार्च को भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। उसमें इसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही झारखंड पैरा एथलेटिक टीम का चयन किया जाएगा। कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर सोचता है कि नहीं मानसिक रूप से मैं सशक्त हूँ तो वो किसी भी काम को अच्छी तरह से वो कर सकता है। इसी तरह के इवेंट्स के थ्रू लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इस तरह के इवेंट्स से लोगों में बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और देश का नाम ऊँचा करते हैं। और यूक्रेन में फंसी लोहरदगा की छात्रा उर्मिला स्वदेश लौट आई है। उर्मिला की रोमानिया के रास्ते भारत वापसी हुई। उर्मिला ने बताया कि केंद्र सरकार की वजह से आज वो सुरक्षित स्वदेश लौटी है और भारतीय होने पर उससे गर्व है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों ने हर भारतीय का सम्मान किया है। ओवरकम करने के लिए या फिर बोले कि बॉर्डर तक जाने के लिए ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे ही बॉर्डर पहुंच गए उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। हम रोमानिया बॉर्डर से आए। रोमानिया में जितने भी एम्बेसी के लोग थे, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो भी लोग गए हुए थे वो लोग बहुत सपोर्ट किया। वेरी वेरी थैंक्स टू आवर पीएम मोदी जी दैट ही सपोर्टेड अस, ही टुक केयर ऑफ अस। हम लोग बहुत डरे हुए थे, पूरा परिवार रात भर नहीं सोते थे और अभी तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आ गई बेटी वापस और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और कहते हैं कि जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव सा प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाए गए आयुष शंकरन और जसत नारंग के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। कुछ अजब है इनकी बात कि उम्र इनकी इतनी छोटी है पर कारनामे बड़े। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में भी हम कुछ ऐसे ही होनहार बच्चों से मिले। एक जोड़ी है, इन्हें मैं जुगलबंदी कोडिंग की दुनिया की कहूंगा। मुंबई से हमारे साथ जुड़े आयुष और जसित। नमस्ते, हाउ आर यू? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। नमस्ते सर। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, आयुष फर्स्ट एंड जन जसित, कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में सेट पर आकर, शूट पर आकर? बहुत बढ़िया था, एक्सपीरियंस भी नया था। हाँ, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आयुष बताओ, सबसे मजेदार आपको क्या लगा? के मेनन जी से मीट करना। वो बहुत बड़े एक्टर हैं तो मुझे बहुत पसंद आया उनसे मिलने। कोई नई चीज
नया कोडिंग, नया ऐप किसी पे काम कर रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग ऐप पर ही आप काम कर रहे हैं? अभी हम किसी एग्जिस्टिंग ऐप पे तो काम नहीं कर रहे हैं, बट मैं थोड़ी कोडिंग कर रहा हूँ स्क्रैच पे, और MIT में आई एम मेकिंग एन ऐप फॉर MIT ऐप ऑफ द मंथ अवार्ड। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों, आपने अपने दोस्तों को बताया यंग जीनियस सीजन 2 के बारे में? मैंने सबको बोल दिया, फैमिली को बोल दिया, रिलेटिव्स को बोल दिया, फ्रेंड्स को बोल दिया, सबको बोल दिया। मैंने अपने दोस्तों को कुछ दिन पहले बोला, वो भी बहुत शॉक थे और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस और ब्लेसिंग्स भेज रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात कर। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।